हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। बट रेस्पिरेशन इन प्लांट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये देखा था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा था, जिसमें देखा था दो टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। एक होते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, दूसरे होते हैं हमारे एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाता है। हालांकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अमाउंट काफी कम होता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही हमारे एनर्जी रिलीज हो पाते हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंसेस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है। तो जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो हायर प्लांट में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे एनिमल्स है, कुछ सारे के सारे एनिमल्स नहीं, कुछ एनिमल्स को छोड़ करके जितने सारे एनिमल्स है उनमें हमारे एरोबिक टाइप के रेस्पिरेशन जो होते हैं वो होते हैं। जैसे कि इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। कुछ कुछ माइक्रोब्स में एनारोबिकली भी रेस्पिरेशन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में, मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स में जो होते हैं वो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होते हैं? ये कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। कुछ फंगस में होते हैं। जो जर्मिनेटिंग सीड्स है, यानी कि सीड जब जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ एनिमल टिश्यू जैसे कि हमारे मसल्स के सेल्स में एनारोबिकली रेस्पिरेशन होते हैं। कब? जब हमारे हार्ट और हमारे लंग्स जो है वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उतना उनको सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में हमारे जो होते हैं वो मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो रेस्पिरेशन एनारोबिकली स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा डिफरेंसेस ये है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है, जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होता है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफी लेस अमाउंट का एनर्जी जो होता है वो रिलीज हो पाता है। फोर्थ एंड लास्ट हमारा डिफरेंसेस ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड 38 ATP। ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंसेस है दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन में, कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे 38 ATP जो है वो बनते हैं। अगर हम इनको कैलोरी में मेजर करें तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP ही हमारे रिलीज होते हैं। और इसके साथ साथ अल्कोहल भी बनते हैं, जबकि हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में किसी टाइप का वो नहीं बन रहा है, हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जगह बन रहा है, बट हमारा अल्कोहल जो है वो केवल और केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने वो पायरुवेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को माइनर मिस्टेक बताया था, जैसे कि वहां जो हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये टूटता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, उस टाइम पे यहाँ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स यानी कि पायरुवेट में जब टूटते हैं तो वहां किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, यानी कि जब ये पायरुवेट में टूटता है तो पायरुवेट का फॉर्मूला ये हो गया हमारा O3। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी जो रिलीज हो रहा है
हमारे रेस्पिरेशन में, वो सारे एनर्जी को हम लोग तुरंत यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाते हैं हमारे एटीपी के फॉर्म में। लेकिन ये एटीपी ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता, डायरेक्ट फॉर्म नहीं हो जाता है। एटीपी को बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर लगते हैं, जैसे कि कुछ फॉस्फेट ग्रुप या फिर एडीपी। अच्छा, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को पहले ये जानना होगा कि एडीपी और एटीपी में क्या डिफरेंसेस है। तो पहले वही हम जान लेते हैं कि एडीपी और एटीपी में क्या डिफरेंसेस है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ होता है, जबकि एटीपी एक ऐसा सेल का एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं उसको, जो कि जिसमें 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, जो कि हमारे काफी हाई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जबकि एडीपी जो होता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मात्र 2 ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और काफी लेस अमाउंट का एनर्जी उसमें होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो एक हमारे फॉस्फेट ग्रुप लगेंगे और ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, एडीपी के साथ, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, और बना देता है एटीपी। और जब हमारे सेल्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ये एटीपी फर्दर टूटता है और टूट करके ये बना देता है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, और एडीपी में ये एनर्जी काफी अमाउंट का निकालता है, इसलिए ये कैसा हो जाए, ये एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, इस चीज को पहले हम देख लेते हैं कि एडीपी जो होता है वो क्या होता है। इट स्टैंड फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। It present in the cell contain less energy, इसमें काफी कम एनर्जी होता है, और साथ ही साथ it has only 2 phosphate group, 2 phosphate ग्रुप, 2 ही फॉस्फेट के ग्रुप लगे हुए होते हैं। जबकि हमारा जो एटीपी होता है, एटीपी इट स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। It present in the cell contain high energy, काफी ज्यादा एनर्जी एटीपी में होता है। अब आते हैं कि हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो बनता है हमारे फास्फोरस और ऑक्सीजन के मिलने से। पहले लिख देते हैं, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ phosphorus and ऑक्सीजन। फास्फोरस और ऑक्सीजन जब हमारे मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। तो जैसा कि हम बताएं कि
जब भी हमारा एटीपी जो है वो बनेगा सेल के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, 38 एटीपी रिलीज होता है। तो सारे एनर्जी जो है वो एटीपी जो हम बोल रहे हैं बनता है, ये ऐसे ही नहीं बन जाता है। जितने सारे हमारे, सबसे पहले तो ये हमारा एडीपी बनता है। अब एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को एज ए हम लोग सिंबल्स में इसे पीआई से डिनोट करते हैं, P फॉर फॉस्फेट और I फॉर इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो एडीपी जो हमारा पहले बना वो किससे जाकर के कंबाइन हो जाता है, वो कंबाइन हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और वो बना देता है हमारा एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी जाकर के हमारा जुड़ जाता है किससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप से। अब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए एनर्जी जो है वो यूज होता है इसमें। अब जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो है वो यूज होता है, यानी कि लगता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन को कंप्लीट हो करके हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एटीपी। ठीक है, एटीपी हमारा बन जाता है। अब वापस से जब हमारे एटीपी जो है वो टूटते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होने लगता है, तो ये एटीपी वापस से ब्रेक डाउन होने लगते हैं। जब ये एटीपी ब्रेक डाउन होंगे तो जिससे ये मिलकर के बना था, यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना था, तो वापस से ये एटीपी जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप में टूट जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, बहुत सारे अमाउंट का एनर्जी जो है वो रिलीज होता है और ये एक रिएक्शन हो जाता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एटीपी जो है वो वापस से हमारा एटीपी जो है वो एनर्जी निकालता है। एनर्जी निकालने में ये बन जाएगा हमारा एडीपी में टूटेगा वापस से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जैसा कि जो सब्सटेंस हमें लगे थे एटीपी को बनाने में, वही सब्सटेंस जो है वो वापस से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन इन प्लांट। कल का ये 2 टॉपिक हमारा रह गया था, तो आज हम लोगों ने इसको देख लिया कि एनर्जी जो हमारे स्टोर हो रहे हैं, कैसे स्टोर हो रहे हैं, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट में कैसे होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं कि रेस्पिरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि फूड जो है वो, यानी कि हमारा ग्लूकोज जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए। वैसे ही प्लांट में भी होता है कि प्लांट ने तो फोटोसिंथेसिस कर लिया और बहुत सारा वो फूड सिंथेसाइज कर लिया, लेकिन वो फूड से अभी तक एनर्जी जो है वो हमारा बन नहीं पाया है। तो एनर्जी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब जैसे प्लांट जो है वो ऑक्सीजन उनको बॉडी में इंटेक करने का तरीका अलग है। ह्यूमंस में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास, जो हेल्प करता है ब्रीदिंग करने में, रेस्पिरेशन करने में। लाइक वैसे ही प्लांट्स के पास भी उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन डिफरेंसेस ये है कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि एक यूनिट के फॉर्म में होता है, जबकि हमारा प्लांट में पूरी बॉडी, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे कि उसके स्टेम हो गए, उसके लीफ हो गए, उसके रूट हो गए, ये सारे ऑर्गन्स जो है वो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। दूसरा ये डिफरेंसेस ये है कि एनिमल्स में ये देखा जाता है कि रेस्पिरेशन कर लिए, ऑक्सीजन को ले लिए, अब उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना होता है ताकि हमारे सेल तक अल्टीमेट वो सारे ऑक्सीजन और फूड जो है वो चला जाए। जबकि हमारे प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट का पूरा होल बॉडी जो है वो क्या करता है, रिस्पायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ऑक्सीजन, अगर मान के चलिए कि लीफ में हमारा ऑक्सीजन आया तो लीफ में ही वहां पे फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर स्टेम में आया तो स्टेम में ही फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है। और अगर रूट में हम ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराएं तो हमारा रूट में ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है। तीसरा डिफरेंसेस ये है हमारे
एनिमल्स और प्लांट के रेस्पिरेशंस करने के तरीके में कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एनिमल्स में थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में थोड़ा सा फास्ट होता है, और क्योंकि एनिमल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, तो बहुत ज्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन जो है वो जरूरत पड़ता है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कि हम लोग जो गैसेस को एक्सचेंज कराना है, जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स है, स्टेम अलग अपना फूड को ऑक्सीडाइज करा रहा है, स्टेम अलग, रूट अलग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो रूट है और स्टेम है उसमें गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं। ठीक है, तो रूट में गैस को एक्सचेंज कराने के लिए हमारे पास होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर ये रहा हमारा रूट हेयर। अब ये रूट हेयर जो है, ये रूट हेयर, रूट क्या है? रूट जो है हमारा ग्राउंड के अंदर है, अर्थ के ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड अर्थ के सरफेस पे सॉइल पड़ा है, मिनरल्स पड़ा है। तो ये जो हमारा प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन मेरे पास चैलेंजेस ये है कि ये रूट जो है, रूट एब्जॉर्ब कैसे करेगा ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा सॉइल में पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे बॉडी जो रूट हेयर है उसके बाहर में पड़ा हुआ है, और रूट के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट काफी कम है। तो यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करने लगते हैं, यानी कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, और वो रूट जो है वो, सॉरी, हमारा जो ऑक्सीजन बाहर है रूट के, वो रूट के अंदर चला जाएगा, और इस टाइप से हमारा गैस जो है वो एक्सचेंज होगा। यानी कि जैसे ऑक्सीजन गया डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ऐसे ही हमारा जो रेस्पिरेशन होगा यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, तो बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमारा एज इट इज ऐसे डिफ्यूजन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये थे हमारे रूट। अब देखिए, रूट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि रूट जो है वो सिंगल लेयर में ही हो, क्योंकि गैस को एक्सचेंज कराने के लिए बीच में हमारे सेल वॉल भी है, बीच में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और ऊपर से हमारे एपिडर्मिस भी उसमें अरेंज है। हमारे जैसे कि हम जो हम टिश्यू पढ़े हैं, तो टिश्यू जो हमारा होता है एपिडर्मिस टिश्यू, वो एपिडर्मिस टिश्यू क्या होता है, पूरे बॉडी को, प्लांट के बॉडी को कवर करके रखा हुआ होता है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में वो हो सकता है कि बाधा बने। तो ये जो हमारा एपिडर्मिस सेल होता है जो कि कवरिंग करता है, ये कवरिंग जो है वो बाधा ना बने, इसके लिए जो हमारे एपिडर्मिस का लेयर होता है वो यूनिसेलुलर लेयर में अरेंज होता है, यानी कि सिंगल लेयर में अरेंज होता है। और एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म जो है वो काफी फैले हुए होते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं, लाइक जैसे कि ये है हमारा सपोज रूट। अब ये रूट में छोटे 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 हेयर लाइक्स बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे रूट हेयर। रूट हेयर, ये रूट हेयर के ऊपर हमारा क्या, एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो लेयर्ड में अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इनके जो सेल होते हैं वो इस शेप में अरेंज होते हैं, लाइक ऐसे, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म जो है वो काफी फैले हुए होते हैं और सिंगल लेयर में अरेंज होता है। और यहाँ जो है वो सेल मेम्ब्रेन बहुत इजीली डिफ्यूज करने में हेल्प करता है हमारे O2 को, एंड इसके अंदर यानी कि हमारे जो रूट हेयर है उसमें जो पड़ा हुआ है CO2, उसको बाहर करने में हेल्प करता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रूट का। अब हमारे ये जो स्टेम है, स्टेम भी कुछ ऐसे ही मेथड को यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेने, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट बनता है उसको भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि रूट हेयर के सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और जब ये डेड हो जाते हैं, बहुत सारे लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, तब हम उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेंटिकल्स।
लेंटिकल्स, यानी कि हमारे जो स्टेम है उसमें ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज जो होता है वो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। अब देखते हैं कि हमारे लीफ, हमने पहले ही बात किया है कि हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स, प्लांट के पूरे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो रेस्पिरेशन यानी कि बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को लेने में बॉडी के अंदर हेल्प करता है। तो रूट जो है वो अपना रूट हेयर की हेल्प से ले लिया, लेंटिकल्स सॉरी स्टेम जो है वो अपनी लेंटिकल्स की हेल्प से ले लिया, बच गया हमारा लीफ। अब लीफ में हमारा रेस्पिरेशन होना है क्योंकि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस का भी साइट है, तो वहां पे बहुत सारा अमाउंट का फूड भी है, वो सारे फूड को हमको ब्रेक डाउन भी करना है, तो वो सारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए लीफ को भी चाहिए ऑक्सीजन। अब लीफ के पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो लीफ के पास एक स्ट्रक्चर होता है, टाइनी पोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा जो होता है ये कहाँ होता है, ये हमारे लीफ में होता है। अब ये लीफ हेल्प करेगा, ये स्टोमेटा पोर जो है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि एक लीफ पे एक ही स्टोमेटा हो, एक लीफ पे बहुत सारे हमारे स्टोमेटल पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टोमेटल पोर्स जो है हमें क्या करते हैं, जो हमारा CO2 फॉर्म हुआ बॉडी में रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, वो CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, क्योंकि लीफ को भी क्या करना है, इसको रेस्पिरेशन करना है, तो इसे भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लीफ के अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए हमारे स्टोमेटल पोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है, तो हमारा बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो डे टाइम में निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होता है, यानी कि बॉडी में डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर आ रहा है। सिमिलरली नाइट के टाइम में ठीक ऑपोजिट होता है, क्योंकि नाइट के टाइम में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो नाइट के टाइम पे हम बॉडी के अंदर क्या निकल रहा है, बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, बॉडी के अंदर हालांकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी के बाहर निकल रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कब निकल रहा है, नाइट के टाइम पे निकल रहा है। और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उसे है क्योंकि उसे अभी रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन तो वो 24 आवर कर रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन तो उसको हमेशा करना है, एनर्जी का फॉर्मेशन उसको हमेशा करना है। तो नाइट के टाइम में भी वो क्या करेगा, नाइट के टाइम में वो ऑक्सीजन को यूज करेगा टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ताकि वो एनर्जी को बना ले। इसलिए बोला जाता है कि नाइट के टाइम पे क्या है कि प्लांट, पेड़ पौधे के नीचे हमें सोना नहीं चाहिए। बड़े लोग जो है वो हमें बताते हैं, लेकिन क्यों नहीं सोना चाहिए ये नहीं बताते हैं। क्यों नहीं सोना चाहिए, वो इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि नाइट के टाइम पे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब जब हम पेड़ के नीचे सोएंगे तो उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसलिए बड़े बुजुर्ग जो है वो मना करते हैं। तो ये थे हमारे रेस्पिरेशंस इन प्लांट जो कि कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, फिश में कैसे रेस्पिरेशन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।